हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है आपका सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। इस सीरीज़ में हम टोटल 50 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रेंड्स, और आज की हमारी क्लास नंबर 51 है। और देखिए, ये सारी क्लासेस मैंने एक साथ ऐड कर दी हैं एक प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप डिटेल में सारी क्लासेस को एक साथ देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं हम हर क्लास में हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हुए चलते हैं, ताकि आपको समझ आए कि उस क्वेश्चन का आंसर ये वाला ऑप्शन है तो क्यों है, और साथ ही साथ उसके आसपास से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझना होगा बात क्या हो रही है कि व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्य और व्यवहार पर तर्क करने की जो प्रवृत्ति होती है, आपका जो बिहेवियर होता है और जो भी आप काम कर रहे होते हैं उस पर जब आप तर्क करते हैं यानी कि लॉजिक लगाते हैं, तो वो किस चीज़ से कनेक्टेड है, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन 1 है भाषा विकास से कनेक्टेड है। जी नहीं, ये भाषा विकास से कनेक्टेड नहीं होगा। भाषा विकास से कनेक्टेड होंगी आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जैसे आप किसी के साथ किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि जो आपका इंटरेक्शन होता है उससे कनेक्टेड होता है आपका भाषा विकास। तो ये ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें नैतिक विकास, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए जो हमारा नैतिक विकास होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, वो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। जो हमारी मोरल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, हम लोगों से किस तरीके से बातचीत करते हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, हम किसी चीज़ पर लॉजिक लगाते हैं, अपना जो काम करते हैं, और साथ में दूसरों के कार्यों पर भी हम यहाँ पर लॉजिक लगा पाते हैं। तो ये चीज़ हमारे मोरल डेवलपमेंट से कनेक्टेड होती है, यानी कि नैतिक विकास से कनेक्टेड होती है। ठीक है, इधर देखिए थर्ड ऑप्शन आपको दिया शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक विकास के अंदर आपकी बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, जैसे आप कोई भी गेम वगैरह खेलते हैं तो वहाँ पर आपकी बॉडी मूव करती है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, शारीरिक विकास, तो ये ऑप्शन भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। और अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें सांस्कृतिक विकास, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सांस्कृतिक विकास में आप जानते ही हैं ये आपकी संस्कृति से रिलेटेड है। जैसे आप जानते हैं हर किसी की संस्कृति अलग होती है, तो अगर संस्कृति से रिलेटेड ये क्वेश्चन होता तो फिर ये इसका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नैतिक विकास। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में भी हम टोटल 30 से लेकर 35 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, और कमेंट करके आप लोग अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है। ये क्वेश्चन सीटेट का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आप लिख कर ले लीजिए, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है सीटेट में, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस सीरीज से जुड़े हैं उन्हें पता भी होगा कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए, आपका जो विकास होता है, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। विकास दो तरीके से होता है। एक होता है आपका सर से पैर की ओर, ठीक है, ये आप एक इंसान मान सकते हैं, ड्राइंग पे मत जाइएगा, बस आपको समझना है। आप मान लीजिए ये एक इंसान है, ठीक है, तो सर से पैर की तरफ जब विकास होता है तो उसे हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरा विकास होता है केंद्र से बाहर की तरफ, यानी कि सबसे पहले हमारी बॉडी का जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, पहले वो डेवलप होती है, और उसके बाद हमारी बॉडी के बाहरी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। बाहरी ऑर्गन्स लाइक हमारा हाथ है, हमारी फिंगर का डेवलपमेंट है, ये बाद में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं हमारा जो डेवलपमेंट होता है, एक तो सर से पैर की तरफ हो गया जिसे हम सिफेलोकॉर्डल कहते हैं, और दूसरा केंद्र से बाहर की तरफ, या इसको केंद्र से परिधि की तरफ भी बोलते हैं, एंड इसको बोला जाता है इस विकास को प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, सिर से पैर की तरफ सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, और केंद्र से बाहर की तरफ यानी कि सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है,
क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि सर से पैर की तरफ जो विकास होता है ये विकास का कौन सा सिद्धांत आपको बताता है। अब आपको आंसर आ गया होगा। पहला ऑप्शन है विकास पूर्वानुमेयी है, यानी कि विकास पहले से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि विकास ऐसा होगा। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। सेकंड ऑप्शन इज विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है। देखिए ये तो है लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि सर से पैर की तरफ विकास पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। नेक्स्ट है विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं। तो देखिए ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा कि विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया सर से पैर की तरफ, सर से लेकर पैर की तरफ लंबवत हो रहा है ना, जिसको सिफेलोकॉर्डल का एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ये इसका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और तर्क से रिलेटेड। आई थिंक ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैनेज कर लीजिएगा। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको क्लियर दिखाई देंगे। तो देखिए यहाँ पर कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही सेट लगा रहे हैं। तो ये आपसे ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है। तो कथन दिया है कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। क्या ये सही है? जी हाँ। ये कह क्या रहा है कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, जो चाइल्डहुड की स्टेज होती है ना, जब बच्चा चाइल्डहुड की स्टेज में होता है तो वहाँ पर उनके जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनको डिस्कशन में शामिल करना चाहिए। यानी कि स्कूल में जाकर टीचर्स के साथ डिस्कशन करना चाहिए। ये तो सही है। और इसका तर्क दिया है, यानी कि रीज़न दिया है कि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। ये तो आप मानते ही होंगे कि जो बच्चे का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो स्टार्टिंग में परिवार में ही होता है। और जैसा पारिवारिक परिवेश होगा, यानी कि उसके घर का जो एनवायरनमेंट जिस तरीके का होगा, बच्चे का डेवलपमेंट भी वैसा ही होने लगेगा। आपने देखा होगा हर किसी का समाज अलग होता है, संस्कृति अलग होती है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, उनके घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ पर बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है। तो बच्चे देख करके सीख लेते हैं कि हाँ, मुझसे बड़े भी जो लोग हैं मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब है बच्चे इमिटेशन से ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं। इमिटेशन मतलब होता है अनुकरण करना, नकल करना, ठीक है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। हम कहेंगे कथन ए भी सही है और इसका जो तर्क दिया है ये भी सही है। तो चलिए ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, ऐसा ऑप्शन कौन सा है। तो ऐसा ऑप्शन हमको ऑप्शन पहला ही मिल चुका है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अदर ऑप्शंस पे जाने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे से रिलेटेड है और मैंने आपको हमेशा बोला है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इनसे एक या फिर दो क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी करवाई हुई है और नोट्स में मैंने एकदम ट्रिक के साथ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जिन लोगों ने नोट्स परचेज़ किए थे उनके काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आए थे कि यस, ट्रिक के साथ चीज़ें याद करने में ज़्यादा ईजी होता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है। यानी कि जो समावेशन की अवधारणा होती है वो बच्चे के अंदर कौन सी स्टेज में आती है, ये पूछा है। अब आप जानते ही हैं जीन पियाजे ने ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने विकास के 4 चरण बताए हैं, यानी कि डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं। वो कौन सी बताई हैं? मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की। वो 4 स्टेजेस हैं SPCF। अब जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो याद भी हो गया होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक है। ये जो जीन पियाजे ने विकास के 4 स्टेप्स बताए हैं डेवलपमेंट के, वो हैं ये SPCF। अब ये है क्या? S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदीगामक अवस्था, P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज दैट इज कॉल्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और इसे हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। और ये मैंने एकदम सीरीज़ में लिखे हैं, ठीक है, 1 by 1 इसी तरीके से सीक्वेंस आता है। इस स्टेज में बच्चा छोटा होता है 0 से 2 वर्ष का, यहाँ 2 से 6 वर्ष का, यहाँ 6 से 12 वर्ष का, यहाँ पर 12+, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं, पहले तो आपको इनका नाम एकदम सीक्वेंस में याद कर लेना है
और ये भी याद कर लेना है कि किस स्टेज में बच्चा कितने साल का होता है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में पूछा है कि समावेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी स्टेज में बच्चे के अंदर आता है। तो ध्यान रखिएगा, जो समावेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो आपका मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक यानी कि जो आपको मैंने SPCF याद कराया था, इसमें जो C है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसके अंदर समावेशन का गुण बच्चों के अंदर आ जाता है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका जीन पियाजे से ही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं। और ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि परिकल्पनात्मक रूप से सोचना मतलब होता है हाइपोथेसिस लगाना। हम कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, दैट इज़ कॉल्ड। कोई भी चीज़ जैसे हो रही है तो बच्चा वहाँ पर हाइपोथेसिस लगा पाता है, परिकल्पना कर पाता है कि अच्छा ये चीज़ हो रही है तो शायद इस वजह से हो रही होगी। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ये परिकल्पनात्मक रूप से बच्चे कौन से स्टेज में सोचते हैं। संवेदीकामक में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक में। तो देखिए ये वाला जो चीज़ है ना, ये बच्चा सोचता है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था में, यानी कि जो लास्ट वाली स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर बच्चे की जो एज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो अदर 4 यहाँ पर डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चा परिकल्पना कर पाता है, सोच पाता है, चीज़ों के प्रति लॉजिक लगा पाता है। तो ये स्टेज होती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा और ये मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है। लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए, यानी कि एक अध्यापिका को बच्चों को क्या देना चाहिए। पहला है दंड देना चाहिए, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है पाड़ और चौथा है नकारात्मक प्रतिपुष्टि। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर होगा पाड़। पाड़ को हम हिंदी में मचान भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको मचान भी कहते हैं। अब हिंदी में तो इसका नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आप लोग चाहें तो इंग्लिश में याद रख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसका सिर्फ एक ही नाम है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग मतलब होता है टेम्पररी हेल्प देना। ठीक है, शिक्षिका क्या करेंगी, बच्चों को टेम्पररी हेल्प दे सकती हैं, यानी कि बच्चों को जो चीज़ें पढ़ा रही हैं वो अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रही हैं तो बच्चों को थोड़ा बहुत हिंट दे सकती हैं या फिर उनकी हेल्प कर सकती हैं समझाने में। इसी को हम कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज़ करिए आपको कार चलाना नहीं आता, सपोज़, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप कार चलाना सीख जाएं। आपको ये पता है कि मुझे कार चलाना आता तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई सिखाएगा तो मैं कार चलाना सीख लूँगी या फिर सीख लूँगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपका एक कोई फ्रेंड है जिसे कार चलाना आता है, तो आपने अपने फ्रेंड से हेल्प ली, आपने बोला अपने फ्रेंड को कि मुझे कार चलाना सिखा दो, तो ठीक हो गया, आपके फ्रेंड ने आपको कार चलाना सिखाया। अब वो फ्रेंड आपको कार चलाना सिखा रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, इसी को हम कहते हैं पाड़, यानी कि मचान, स्कैप फोल्डिंग वाइगोत्स्की की लैंग्वेज में। ठीक है, तो वो जो आपको हेल्प कर रहे हैं ना, कार चलाना सिखा रहा है आपका फ्रेंड, वो आपको तभी तक सिखाएगा कार चलाना जब तक आप खुद चलाना नहीं सीख जाते। ये भी ध्यान रखना है, ये जो हेल्प होती है परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्पररी हेल्प होती है, यानी कि ये हेल्प आपको सिर्फ तब तक दी जाती है जब तक आप खुद से उस काम को करना सीख नहीं जाते। ठीक है, आपको कार चलाना आपका फ्रेंड तभी तक सिखाएगा जब तक आप खुद से चलाना सीख नहीं जाते। एक बार आपने कार चलाना सीख लिया, उसके बाद आपका फ्रेंड आपको हेल्प नहीं करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी लाइफ आपको कार चलाना सिखाता रहेगा, हमेशा आपके साथ कार में बैठे रहेगा, ऐसा नहीं होता है ना। बस हम कार चलाना सीख लेते हैं, उसके बाद वो हेल्प हमारी समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम खुद ही सीख गए कार चलाना। तो इसी को बोलते हैं टेम्पररी हेल्प करना। और स्कूल में, एजुकेशन में बच्चों के साथ भी यही चीज़ करी जाती है, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है। अध्यापिका क्या करेंगी, बच्चों को हेल्प करेंगी, टेम्पररी हेल्प करेंगी, जिससे कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश के इस्तेमाल पर बल दिया है। तो बताइए, मैंने आपको हमेशा बोला है जहाँ भी लेव वाइगोत्स्की का नाम आए एक चीज़ आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, SCL। अब ये SCL क्या है,
एस फॉर सोसाइटी, सी फॉर कल्चर, एल फॉर लैंग्वेज। यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा, इन तीन चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो लेव वाइगोत्स्की हैं, ओनली एंड ओनली। याद रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने ना संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि के लिए सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल पर बल दिया है। अब आप वैसे भी पहचान जाएंगे क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, समाज, संस्कृति और भाषा। अब यहाँ पर देखिए, ना समाज है, ना संस्कृति है, ना भाषा है। यहाँ भी पुरस्कार लिखा है, यहाँ भी स्मृति सहायक विधियाँ, लेकिन एक चीज़ आपको मिल रही है जहाँ संस्कृति से रिलेटेड है, सांस्कृतिक उपकरण। इस तरीके से आप जो है तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन तुक्का लगाने के लिए भी थोड़ा बहुत चीज़ें याद होनी पड़ती हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था? यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत, ये तो बहुत इजी है, इससे इजी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जस्ट ऊपर हमने पढ़ा था नैतिक विकास का सिद्धांत, किसका? कोहलबर्ग का। तो कोहलबर्ग ने दिया था बच्चों के नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो सिगमंड फ्रॉइड है, इनका तो मैंने आपको बताया ही था, व्यक्तित्व से रिलेटेड इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने चेतन, अवचेतन, अचेतन मन की बात करी थी, जिसको हम इड, ईगो, सुपर ईगो कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? लॉरेंस कोहलबर्ग, क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? देखिए कितना इजी आ गया। अभी मैंने आपको बोला था कि लेव वाइगोत्स्की सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को महत्व देते हैं। तो बस आपसे पूछ लिया कि भाषा को किस प्रकार से देखते हैं। तो बताइए, क्या वो भाषा अधिगम प्रक्रिया में उसको बाधक मानते हैं? जी नहीं, वो तो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेकंड है, ये भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। एब्सोल्युटली राइट। ये क्या कह रहे हैं? ये एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम की प्रोसेस में हमको हेल्प करती है सीखने में, ठीक है। यही होता है सुसाधित करना। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अदर ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है कह रहा है। अर्थहीन नहीं होता है, बल्कि ये तो इम्पॉर्टेंट होता है और अच्छा होता है। फोर्थ ऑप्शन है, भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा वो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं भाषा क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन और तर्क से रिलेटेड है। कथन है आपका, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। क्या माना जाता है या फिर नहीं माना जाता है, बताइए। बिल्कुल माना जाता है। मैंने आपको बताया था बाल केंद्रित अधिगम क्या होता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं और बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, उनके नीड के अनुसार शिक्षा दी जाती है। अब आप जानते ही हैं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में लेते हैं? खुद से क्रिया करने में, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। और लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये भी याद रखेंगे, जॉन डीवी ने दिया था, ठीक है। तो करके सीखना, इस चीज़ से सीखना बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, है ना, तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? खुद से करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो उनको बड़ा मज़ा आता है करने में। तो यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा। तो हम कहेंगे कथन सही है। इसका तर्क देखते हैं। सॉरी, तर्क है इसका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। यहाँ पर इसका तर्क एकदम गलत है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो शिक्षक की ही होती है पढ़ाने के दौरान। अगर शिक्षक पढ़ाएंगे ही नहीं तो बच्चों को समझ में कहाँ से आएगा। और ये कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक का कोई रोल ही नहीं होता है। तो ये तर्क हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया। तो हम कहेंगे कथन सही है, लेकिन तर्क यहाँ पर एकदम गलत है। तो उस ऑप्शन को अब हम ढूंढेंगे, उस ऑप्शन को हम ढूंढते हैं। देखिए, ए और आर दोनों सही हैं? नहीं है, ए सही है लेकिन आर गलत है। हाँ, ये हमको मिल गया। ए सही है, हमारा अभिकथन सही है, लेकिन जो हमारा तर्क है वो एकदम गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि, अब ये बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? पहले ये ध्यान रखेंगे, ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। और इन्होंने कहा था बुद्धि 8 प्रकार की होती है, ठीक है। 8 प्रकार की इंटेलिजेंस इन्होंने बताई थी। अब आपसे पूछा है बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता क्या है। पहला है, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है।
दूसरा है बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, तीसरा है बुद्धि को सटीक रूप से मापा जाता है, या फिर सभी व्यक्तियों में बुद्धि का स्तर एक समान होता है। तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, वो कहती है कि जो बुद्धि है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। और कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। अगर यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा होता कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है तो वो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर 8 प्रकार की नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? विभिन्न प्रकार की होती है। तो अभी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है? बताइए। लड़कों के लिए खरीदे जा रहे हैं नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए खरीदे जा रहे हैं गुलाबी रंग के कपड़े। इस बात के पीछे कोई लॉजिक आपको लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा, और आई होप कि आपको भी कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कलर सबके लिए सेम होते हैं। लड़का हो लड़की हो कैसा भी कलर पहन सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर ऐसा डिसाइडेड नहीं होता है कि लड़कियां गुलाबी पहनेंगी या लड़के वाइट एंड ब्लैक ब्लू ऐसा पहनेंगे खतरनाक वाला, ऐसा नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। तो ये किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? ये बढ़ावा दे रहा है फ्रेंड्स लिंग रूढ़िबद्धता को। ये चीज़ जो है ना, वही है जो पुराने ज़माने से चीज़ें चली आ रही थी, वही उसी चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है कि जो लड़कियां हैं वो गुलाबी रंग के कपड़े खरीदेंगी, लड़के जो हैं वो नीले रंग के कपड़े खरीदेंगे। तो ये साफ साफ हमारा क्या है? जेंडर बायसनेस को शो कर रहा है, जो कि आजकल ये चीज़ें बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन अगर आप चाहें तो चलिए हम देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है लड़के और लड़कियों के आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? ये आप जानते ही हैं, जो हेरिडिटरी से हमें जो जीन्स मिले होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो क्या हमारे जो जीन्स होते हैं उनमें कुछ ऐसा डिसाइडेड होता है कि जो लड़कियां हैं उनको नीला रंग गुलाबी रंग पसंद आएगा या लड़कों को नीला रंग पसंद आएगा? ऐसा तो नहीं होता है, तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। लिंग तरलता ये भी नहीं है और लिंग चयन ये भी नहीं है। यहाँ पर साफ साफ जेंडर बायसनेस है, लिंग रूढ़िबद्धता है, लड़के और लड़कियों के बीच में ये जो भेदभाव हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर शिक्षार्थी विभिन्नताएं देखते हैं। इसलिए सरिता को चाहिए कि सरिता को क्या करना चाहिए? पहला है शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करना चाहिए ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ होती है। शिक्षण के एक समान तरीके को अपनाना मतलब होता है कि सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षण विधि से पढ़ाना। और आप जानते हैं हर किसी बच्चे की रुचि अलग अलग होती है और हर बच्चा अलग अलग टीचिंग मेथड से सीखना अच्छा लगता होगा बच्चों को। ठीक है, तो अगर आप एक ही टीचिंग मेथड से पूरी क्लास को पढ़ाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे ना कि जिन्हें उस मेथड से पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन हमें क्या करना होता है? हमें सभी बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाना होता है। तो जिस बच्चे को जैसे समझ में आता है उसको वैसे टीचिंग मेथड का यूज़ करके पढ़ाना होता है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन पे चलेंगे। छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाएं। जी नहीं, सख्त नियम बनाएं या कठोर नियम बनाएं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल आप बना दे रहे हैं, तो ये भी सही नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन है इन मतभेदों के बारे में ध्यान ना दें। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, है ना? तो टीचर को फोकस तो करना ही होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा कि सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि सीखने में सुधार के लिए टीचर क्या करेंगी? अपने शिक्षण में अनेक प्रकार के अनुभवों को शामिल करेंगी, ताकि इससे क्या होगा ना कि सभी बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, और सभी की तरह आप पढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए, मूल्यांकन क्यों किया जाता है बच्चों का? मूल्यांकन कब किया जाता है? जब हम पढ़ा देते हैं टीचर बच्चों को, उसके बाद बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो क्या चेक करने के लिए किया जाता है? पहला है विद्यार्थियों का नामीकरण करने के लिए। जी नहीं, उनको नामीकरण करने के लिए नहीं किया जाता है। समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, यानी कि आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दे रहे हैं जिनमें सेम एबिलिटीज़ होती हैं। तो कभी भी बच्चों को इस तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करना है। इससे क्या होगा ना कि जो बच्चे वो एबिलिटी नहीं रखते होंगे
उनके अंदर हीन भावनाएं पैदा हो जाती हैं और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी लो होने लगता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, ये ठीक लग रहा है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखेंगे एक बार, कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन, जी नहीं, जिनके कम अंक आ रहे हैं उनमें आप अवरोधन लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की जो अधिगम की प्रगति है उसको समझना, यानी कि आपने बच्चों को जो पढ़ाया है वो पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आया है या फिर नहीं आया है, किस लेवल तक बच्चे चीज़ें सीख पा रहे हैं, इस चीज़ का मूल्यांकन करना, यही होता है इसका उद्देश्य। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है, बताइए। पहला है अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है, या फिर रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है, या व्यापक मूल्यांकन अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है, या फिर सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन में बदल जाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार बदलाव आता है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है? अधिगम का मूल्यांकन मतलब होता है जैसे आपने बच्चों को कुछ पढ़ा दिया है और लास्ट में आप क्या कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। जैसे आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं ना, साल में एक बार होता है, उसमें क्या होता है, बस आपने एग्ज़ाम देना होता है और लास्ट में आपका रिपोर्ट कार्ड बन के आ जाता है। उससे ये डिसाइड हो जाता है कि या तो आप फेल होंगे या तो आप पास होंगे। इसको हम कहते हैं अधिगम का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, दूसरा होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम के लिए मूल्यांकन मतलब होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ध्यान से सुनिएगा, इनमें डिफरेंस काफ़ी बार आपसे पूछा हुआ है। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसमें क्या होता है, पढ़ाने के दौरान बीच बीच में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं ना, एक साल में 4-5 बार यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, वहाँ पर ये पता लगाया जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा, और अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें रहती हैं कि बच्चे को और अच्छे से आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन अधिगम का मूल्यांकन में क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली पास और फेल कर दिया जाता है। तो इसीलिए इन दोनों में से जो बेस्ट होता है वो माना जाता है अधिगम के लिए मूल्यांकन को, क्योंकि यहाँ पर बच्चों में सुधार किया जा सकता है। क्योंकि यूनिट टेस्ट आपके साल में 3-4 बार होते हैं। जैसे एक बार यूनिट टेस्ट लिया, देखा कि बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, तो टीचर फिर उसका पता लगाते हैं कि बच्चों को चीज़ें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं, फिर अपनी टीचिंग मेथड को वो चेंज करते हैं। फिर जब सेकंड टाइम आपका यूनिट टेस्ट लिया जाता है तो वहाँ पर बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है वो थोड़ा अच्छी हुई मिलती है। तो इस तरीके से बच्चे में सुधार आता है। तो इसीलिए अधिगम के लिए मूल्यांकन को बेस्ट माना जाता है। और ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग यही है कि जो अधिगम का मूल्यांकन है ये अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं NEP 2020, और ये जुलाई में आई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं ना फ्रेंड्स, इनकी मैंने थ्योरी तो आप लोगों को करवा दी है। जैसे NEP 2020 है, NCF 2005 है, NCF 2022 है, और आपका निपुण भारत है, आपका RTE 2009 है। ठीक है, और RTE 2009 के अंदर जो आपका RPWD एक्ट आया था, यानी कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो दिव्यांग बच्चों के लिए एक्ट आया था, वो सब मैंने आपको करवा दिया है। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे अभी NEP से बन गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस चीज़ पर जोर देती है? पहला है बहुविषयकता शिक्षा पर, दूसरा है कठोर पाठ्यक्रम पर। क्या वो कठोर पाठ्यक्रम पर जोर देती है? बिल्कुल नहीं। कठोर पाठ्यक्रम मतलब होता है ऐसा करिकुलम आप बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं जो बच्चों के अकॉर्डिंग सही नहीं है, जो बच्चों को समझ में आता ही नहीं है। जैसे 4th क्लास का बच्चा है और आप उसके लिए करिकुलम प्लान कर रहे हैं 6th क्लास के लेवल का, तो इसको हम कहते हैं कठोर पाठ्यक्रम। और NEP 2020 कहती है कि पाठ्यक्रम कठोर नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन क्या होता है? ये वही है, यानी कि अधिगम का आकलन, जो साल में एक बार लिया जाता है आपका टेस्ट, ठीक है, एंड में, जिससे आप पास और फेल घोषित हो जाते हैं। तो इसकी बात भी NEP नहीं करती है, और ना ही परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात करती है। यानी कि परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र कहने का मतलब है आप बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे परीक्षा में पास हो जाएं।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसा नहीं कहती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आप बहुविषयकता शिक्षा दीजिए, यानी कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ाइए बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाइए और इस तरीके से पढ़ाइए कि वो चीज़ें उनकी डेली लाइफ में यूज़ हो पाएँ। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाशिए पर स्थित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। देखिए, हाशिए पर स्थित कहने का मतलब है जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए। पहला है, सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना है। ये तो ठीक लग रहा है, फिर भी अदर ऑप्शन देखेंगे, क्या पता इससे भी अच्छा कुछ पॉजिटिव मिल जाए हमको। तो सेकंड ऑप्शन है, कक्षा के सामने उनकी कमज़ोरी को उजागर करना चाहिए। ऐसी हरकतें ना आप भी कभी मत करना जब आप टीचर बन जाएंगे कि बच्चों के सामने उनकी कमज़ोरी को आप उजागर कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर हेजिटेशन ला रहे हैं। ऐसे क्या होता है, बच्चों को शर्म आने लगती है खुद को देखकर। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए, यानी कि उन्हें आप अलग से एक क्लासरूम में बिठाकर पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों को हम कहते हैं एक साथ पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, सब बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम आप प्लान कर दे रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही बच्चा चलेगा, तो ये भी सही नहीं माना जाता है। तो हमारा जो आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। टीचर को क्या करना है, टीचर को सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना है। ठीक है, ताकि बच्चे क्या हों, एक दूसरे के क्लोज आ पाएँ और सभी बच्चे क्लास में एक दूसरे के फ्रेंड बन पाएँ। और जब फ्रेंड बनेंगे तो आप सोच सकते हैं जो आपका अधिगम है वो भी बेहतर होगा और बच्चे रुचि के साथ मज़े से पढ़ेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंचित समूहों से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। पहला है, विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना। ये तो ठीक लग रहा है। अभी मैंने आपको बोला था ना ऊपर कि NEP 2020 भी कहती है कि आप फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाइए। फ्लेक्सिबल यानी कि लचीलापन। लचीलापन मतलब होता है जिस तरह का पाठ्यक्रम होगा बच्चा उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल पाए, इतना ईजी और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, ये सही है। अदर ऑप्शन क्या है, देखिए, कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम। जी नहीं। अब देखिए, समान शैक्षिक कार्यक्रम अगर आप कर देंगे सभी बच्चों के लिए तो इससे तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ किस तरीके की होगी, देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको क्रिकेट खेलना पसंद होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको म्यूज़िक पसंद होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको डांस करना पसंद होगा। तो सभी के लिए उनकी रुचि के अकॉर्डिंग करिकुलम प्लान करना है, उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्लान करनी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक रूल लगा रहे हैं और सभी बच्चों को कह रहे हैं कि आपको यही करना है, तो ये सही नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है, उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना। आप ये कहें कि आप एक पर्टिकुलर स्कूल में जाएंगे उधर ही पढ़ेंगे, तो ऐसा भी नहीं कहना होता है। उन्हें उसी स्कूल के एक अलग सेक्शन में, जी नहीं, अलग सेक्शन में नहीं, बल्कि सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाना है और विषयों के चयन में एकदम फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था ताकि ये भेदभाव जो है मिटा सके, क्योंकि देखिए स्कूल से बाहर की जो दुनिया होती है वो हर बच्चे की अलग अलग होती है। हो सकता है कोई बच्चा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, कोई बच्चा फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो सकता है। हर किसी बच्चे की संस्कृति कुछ होती है, किसी की संस्कृति अलग होगी, किसी बच्चे की मदर टंग अलग होती है, किसी बच्चे की मदर टंग अलग होगी, है ना। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है सभी बच्चों में, लेकिन वो जो डाइवर्सिटी है वो स्कूल से बाहर ही रहनी चाहिए। स्कूल में अगर बच्चे ने एंटर कर लिया है तो सभी बच्चों को एक समान रूप से देखना है और एक समान तरीके से पढ़ाना है। ये कहती है हमारी समावेशी शिक्षा। और जितने भी आपके ये टेक्निकल टर्म्स हैं ना, NCF, NEP, निपुण भारत, ये सभी इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और जब कभी आप टीचर बनेंगे ना तो आपको भी यही चीज़ फॉलो करनी है। बट आप देखते होंगे काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्लासरूम में कुछ बच्चों को अपना फेवरेट बना देते हैं और फिर सारे काम उन्हीं से करवाए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन है, कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अब देखिए, दृष्टिबाधिता कहने का मतलब है एक ऐसा बच्चा है जिसे दिखाई नहीं देता है, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है। तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। पहला है, जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। दूसरा है, संप्रत्यय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए। अब देखिए, बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है और अगर टीचर चार्ट दिखाएंगी
तो ये तो गलत बात है ना। तो देखने वाली चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि बच्चे को दिखाई नहीं देता है। थर्ड है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ना आपको एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूज करता है। अगर यहाँ पर सांकेतिक ना होता, खाली भाषा का प्रयोग होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज यूज़ हो रही है, बोला नहीं जा रहा है मुँह से, बस इशारे किए जा रहे हैं। तो इशारों वाली भाषा आप प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों को तो दिखाई नहीं दे रहा है, उस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है ना। उसके बाद है उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। अब बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है और एज अ टीचर आप बच्चे को बार बार देखे जा रहे हैं तो बच्चे को क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि बच्चा तो देख ही नहीं पाता है, दृष्टिबाधित है। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि जो जानकारी है उसका मौखिक विवरण देना चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं मौखिक रूप से पढ़ाइए, क्योंकि बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई तो दे रहा है ना। तो मौखिक रूप से अगर टीचर पढ़ाएंगी तो बच्चा सुन सकता है और सुन करके ज्ञान ग्रहण कर सकता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता यानी कि पठन वैकल्य की क्या विशेषता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको ये काफ़ी बार बताया भी है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है लेख के बोध में कठिनाई, दूसरा है चलने में कठिनाई, तीसरा है मौखिक संप्रेषण में कठिनाई और चौथा है खाने में कठिनाई। तो देखिए जब पठन वैकल्य होता है बच्चे को, तो बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, ये आपको पता है। लेकिन अब यहाँ जो ये क्वेश्चन है इसमें किसी भी ऑप्शन में क्लियरली ये नहीं लिखा है कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? तो ऑप्शन ए जो आप देख पा रहे हैं ना, इसमें लिखा है लेख के बोध में कठिनाई, यानी कि जो चीज़ लिखी हुई है उसको समझने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी को बोलेंगे कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। बोध का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। और बच्चा समझेगा कब? जब वो पढ़ पाएगा। तो जब बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है तो वो समझेगा कैसे? इस तरीके से लॉजिक लगाते हुए आप आंसर देंगे, ठीक है। तो लेख के बोध में कठिनाई यानी कि जो लिखा हुआ है उसे बच्चा समझ नहीं पा रहा है, इसको हम बोलेंगे पठन वैकल्य। और क्लियरली इसका मतलब होता है जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो हम उसे कहते हैं पठन वैकल्य। ऐसे ही ये जो वैकल्य आप देख रहे हैं ना, ये अधिगम अक्षमता है, ठीक है। ये एटलीस्ट 10 से 12 प्रकार की अधिगम अक्षमताएं हैं जो मैंने आपको एक ही वीडियो में सारी एक साथ करवाई हैं। आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको लिंक ना मिले तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। क्योंकि ये जो आपकी अधिगम अक्षमताएं हैं ना, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा लेखन वैकल्य क्या है इसकी जगह, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है दैट इज़ कॉल्ड लेखन वैकल्य। इस तरीके से आपका एक गुणज वैकल्य होता है। गुणज वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अब देखिए ट्विंकल क्या कर रही है, अपने लेफ्ट हैंड से लिख रही है, तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे? पहला है उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करें। जी नहीं, आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने लेफ्ट हैंड से लिखते हैं और वो बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट से लिख रहे हैं तो उनकी राइटिंग एकदम पढ़ने जैसी नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। जैसा नॉर्मल बच्चे अपना राइट हैंड से लिख पाते हैं वैसा ही कुछ बच्चे लेफ़्ट हैंड से भी लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को हतोत्साहित करेंगे यानी कि डिस्करेज करेंगे कि आप ऐसे लिखते हो, लेफ़्ट हैंड से नहीं लिखना चाहिए, ऐसी हरकतें नहीं करनी है। सेकंड है उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। एब्सोल्युटली राइट, उसे अपनी पसंद से लिखने दें। वो लेफ़्ट से लिख रही है तो लिखने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? मेन काम है लिखना आना चाहिए और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड है इसकी रिपोर्ट स्कूल के काउंसलर को करें। रिपोर्ट क्यों करनी है? ये कोई गलत चीज़ थोड़ी है कि कोई बच्चा लेफ्ट हैंड से लिख रहा है। उसके बाद है उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। मजबूर नहीं करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारे लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड से और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा है जो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है तो उसे लिखने दीजिए, उसको अपने पसंद से काम करने दीजिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी? यानी कि ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे बच्चों को पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रहेगा? पहला है जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये ऑप्शन तो सही होगा ही नहीं, बेमतलब के शब्दों की बात हो रही है। जानकारी को अव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना। अब व्यवस्थित ही नहीं है। अब देखिए जानकारी यहाँ पर एकदम
अव्यवस्थित है, बिखरी हुई है, ऐसा थोड़ी करते हैं, है ना। उसके बाद है जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना, यानी कि जो भी चीज़ आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को दिखाना। और आप जानते हैं विजुअली बच्चे जो हैं देख करके चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और तर्क से रिलेटेड, ठीक है। और ये जो कथन और तर्क वाले क्वेश्चन है ये काफ़ी सारे आपसे पूछे जाते हैं, आपने भी देखा होगा, और ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो कथन आपको दिया है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली सही है, क्योंकि देखिए ग्रुप में बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, और क्लास में अगर आप बच्चों का ग्रुप बना करके उन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है कि ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे उस क्लास में वो सभी एक दूसरे को पढ़ा सकेंगे। कहने का मतलब है, ऐसा होता है ना कभी कभी होता ही है ये चीज़ कि कुछ बच्चों का कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है, किसी बच्चे का कोई दूसरा सब्जेक्ट अच्छा होता है, तो इस तरीके से एक दूसरे को वो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तर्क है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। जी हाँ, अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप अधिगम स्कूल में जा रहे हैं और सिंगल आपको ही पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, ऐसा नहीं होता है। सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, इसीलिए हम कहते हैं ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब आप में से ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ होती है कि सामाजिक मतलब समाज, सामाजिक मतलब समाज ही नहीं होता है। सामाजिक मतलब स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं उनकी जो एक कम्युनिटी होती है उसको भी हम समाज कहते हैं, उसको भी हम एज अ सोसाइटी के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो अधिगम क्या है? एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत ही ईजी था, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कथन ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसी में दिया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किन का प्रयोग करना चाहिए? बताइए। पहला है उदाहरण, दूसरा है गैर उदाहरण, तीसरा है अनुरूपक, चौथा है नकारात्मक पुनर्बलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा, देखिए, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना है तो सबसे पहले एग्जाम्पल, उदाहरण देना एक पॉजिटिव चीज़ होती है, ये आप भी जानते हैं। कभी भी बच्चों को अगर पढ़ाया जा रहा है तो सबसे पहले उन्हें अगर आप एग्जाम्पल देंगे ना तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे कनेक्टिविटी बना पाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण सही है। गैर उदाहरण ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि क्लासरूम से बाहर के अगर आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं। अनुरूपक ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन ये जो नकारात्मक पुनर्बलन है, नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है ना, पुनर्बलन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है उसमें क्या होता है, जैसे टीचर बच्चों से क्लासरूम में क्वेश्चन पूछते हैं और किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो टीचर कहते हैं उस बच्चे को कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम मूर्ख हो, तुम बैठ जाओ। इस तरह की जो बातें होती हैं ये हमारा नकारात्मक पुनर्बलन होता है। वहीं सकारात्मक पुनर्बलन मतलब क्या होता है, अगर बच्चे ने आंसर दिया तो टीचर बोलते हैं कि वेरी गुड बेटा, आपको आता है, आगे और अच्छी कोशिश करो, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। और अगर बच्चों को आंसर नहीं भी आ रहा है तो टीचर को बोलना है कि कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया आंसर देने का, आगे से ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम आप इससे बेहतर कर पाएंगे। इस तरीके से बच्चों को क्या किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये सकारात्मक पुनर्बलन होता है। और नकारात्मक क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो आप खुद बताइए कि जो अधिगम की प्रक्रिया है क्या वो नकारात्मक पुनर्बलन के साथ अच्छी मानी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। तो हम देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ये है ऑप्शन 3, जिसमें लिखा है कि ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? पहला है केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन, दूसरा है वास्तविक जीवन से वियोजित, तीसरा है शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम, और चौथा है वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता या सक्रिय संपर्क का परिणाम। तो बताइए, संरचनावादी कक्षा क्या होती है? ऐसी कक्षा होती है जहाँ पर बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। और किस तरीके से कर सकते हैं? जब बच्चे सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता का परिणाम जो होता है वो हमारा संरचनावादी कक्षा कही जाती है, क्योंकि संरचनावादी क्लासरूम में ना सभी बच्चे एकदम एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं।
जो भी काम वो कर रहे होते हैं रुचि के साथ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका मन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। संरचनावादी क्लासरूम में होता है बच्चे सक्रिय रूप से पढ़ रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, और हम कहते हैं कि बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है, यानी कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाह रहा है, तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए। देखिए, किससे बचना चाहिए का मतलब है कि क्या काम शिक्षक ने नहीं करना चाहिए। पहला है समस्या को ठीक से समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सबसे पहले बच्चों को आप इस चीज़ के लिए मोटिवेट करोगे कि समस्या को आप अच्छे से पहचानो। देखिए, समस्या का समाधान तभी किया जाएगा जब समस्या का पता होगा। अगर समस्या का ही पता नहीं होगा तो समाधान कैसे होगा, है ना। तो वही चीज़ है, सबसे पहले शिक्षक को क्या करना है, समस्या को ठीक से समझने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना है। सेकंड है विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना। जी हाँ, उसके बाद जो समस्या है उसके जो एस्पेक्ट हैं कि वो समस्या क्यों उत्पन्न हुई, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये जानने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है किस चीज़ से बचना चाहिए, मतलब क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत का विकास करना, ये भी सही है। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी पूरा करें। तो ये ही टीचर ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्य को जल्दी पूरा करें, इसमें हो सकता है बच्चे गलती कर दें। तो कभी भी जल्दी करें, फटाफट करो, वरना आपको मार पड़ेगी, ये चीज़ रट के लाओ, ये सारी चीज़ें आपकी नेगेटिव होती हैं और ऐसी चीज़ें बच्चों से कभी नहीं कहनी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में अध्यापिका को क्या करना चाहिए, मतलब अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए, जो त्रुटियां होती हैं ना वो पॉजिटिव होती हैं, अधिगम में हेल्प हैं, मतलब आप कह सकते हैं अधिगम में एक संसाधन के रूप में काम करती हैं। ठीक है, अधिगम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं त्रुटियां, क्योंकि जब बच्चा त्रुटि करेगा तभी तो वो सीखेगा। एक छोटा बच्चा होता है, जब वो स्कूल जाता है, जब आप उसको ABCD सिखाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्टली एक बार में ही सीख जाता है, नहीं सीखता है ना। तो पहले वो गलतियां करता है और धीरे धीरे उन गलतियों में सुधार करके वो चीज़ों को क्लियरली सीख जाता है। तो जो त्रुटियां होती हैं उनको एज अ रिसोर्स देखना है, ना कि कुछ ऐसे देख लेंगे कि ये नेगेटिव चीज़ है, बच्चों को मारेंगे पीटेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो आपसे पूछा है कि अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अब आप लोग खुद से इस आंसर को कर पाएंगे। पहला है नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए। और नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था, ये नेगेटिव है। दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना, जी नहीं, मारपीट नहीं करनी है, दंड नहीं देना है। उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं, एब्सोल्युटली राइट। उन कमियों को खोजो जिससे ये पता चले कि बच्चे त्रुटियां क्यों कर रहे हैं, और जब आपको पता चलेगा ना कि इस वजह से त्रुटि कर रहे हैं तो उस त्रुटि को दूर करने का काम भी टीचर का ही होता है। तो ये यहाँ पर सही है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देख लेंगे। फोर्थ ऑप्शन है त्रुटियों की उपेक्षा करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा करना मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप मजाक उड़ा रहे हैं कि बच्चे गलती कर रहे हैं, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को बताता है, उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है। पहला है उच्च आत्मसम्मान, दूसरा है अधिगम निस्सहायता, तीसरा है सकारात्मक आत्म अवधारणा, और चौथा है आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि। बताइए, क्वेश्चन है कि विद्यार्थी बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को बताता है, मतलब वो ये बताता है कि मेरे अंदर ही ऐसी कमी है कि मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, मैं असफल हो रहा हूँ बार बार। तो आपको बताना है कि उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है। तो उसमें होगा फ्रेंड्स अधिगम निस्सहायता का भाव। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, संज्ञान और भावनाएं डैश हैं। देखिए, जो आपका कॉग्निशन और इमोशन है वो क्या हैं, क्या वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं मतलब एक दूसरे से अलग अलग हैं, या फिर या फिर एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित होते हैं, या फिर एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, या वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो संज्ञान और भावनाएं हैं, यानी कि आपके इमोशन और कॉग्निशन है, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा हुआ है कि जो संज्ञान और संवेग है, भावनाएं की जगह आपका संवेग लिखकर भी आ सकता है। ठीक है,
संवेग और भावनाएं एक ही होता है। तो जो संज्ञान और संवेग हैं ये दोनों क्या होते हैं, आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। और किस तरीके से संबंधित होते हैं, बाई डायरेक्शनली, यानी कि द्विदिशात्मक। आपसे पूछ लेगा कि यूनिडायरेक्शनली यानी कि एक दिशात्मक, दूसरा ऑप्शन होगा द्विदिशात्मक, तो आप कहेंगे ये द्विदिशात्मक यानी कि बाई डायरेक्शनली क्या होते हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, परस्पर इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब ये संज्ञान और संवेग होते क्या हैं, संज्ञान मतलब आपके दिमाग से कनेक्टेड चीज़ें, और जो भावनाएं होती हैं यानी कि संवेग होते हैं वो जो आपके मन से निकलते हैं, अंदर से निकलते हैं। जैसे किसी को प्रेम करना, जल्दी से किसी को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आना, और हम कह सकते हैं डर लगना, भय पैदा होना। ठीक है, ये सब क्या है, आपके इमोशन हैं यानी कि भावनाएं हैं। तो जो आपका दिमाग होता है आपकी भावनाओं से कनेक्टेड होता है। ऐसा नहीं होता कि ये अलग चीज़ है ये अलग चीज़ है, नहीं। जब आप अपने दिल और दिमाग दोनों का यूज़ कर रहे होते हैं तभी आप चीज़ों को सीख पाते हैं। अब एक चीज़ सोचिए, अगर आपका दिमाग नहीं है यहाँ पढ़ाई में, आप सिर्फ अपना दिल लिए हुए बैठे हैं, अपनी भावनाओं में हैं, तो क्या आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी? नहीं आएंगी। लेकिन वहीं अगर आपका दिमाग भी काम कर रहा है और आपकी भावनाएं भी पढ़ाई से जुड़ी हुई हैं, तब आपकी पढ़ाई क्या होगी, सार्थक सिद्ध होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आप लोग स्कोर बताइएगा कि आज की क्लास में आपने 30 में से कितना स्कोर किया। ठीक है, डैश अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, कुपोषण, उत्सुकता, अभिसंज्ञान, महारत, उन्मुखी लक्ष्य। देखिए ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, बस एक कुपोषण है जो नेगेटिव है। तो जो कुपोषण है वो अधिगम को क्या करेगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ठीक है, ये नेगेटिव होता है। बाकी जो उत्सुकता होती है यानी कि क्यूरियोसिटी होती है, आप जानते ही हैं हम चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक होते हैं, काफ़ी क्यूरियस होते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ होती है। क्योंकि जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है तभी तो हम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। अभिसंज्ञान आप जानते ही हैं, जो हमारा मेटाकॉग्निशन होता है। मेटाकॉग्निशन यानी कि जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ ली, उसके बाद हम सोचते हैं कि हमने जो पढ़ा वो सही पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा। जैसे एग्ज़ाम टाइम पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे एग्ज़ाम में हम क्वेश्चंस को याद करते हैं तो बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं कि अच्छा मैंने ये याद किया था वो सही है या नहीं है, जो मैंने याद किया था वो सही याद किया था या फिर नहीं किया था। मतलब है कि सोचने के बारे में भी सोचना, या फिर हम कह सकते हैं जानने के बारे में भी जानना। जैसे हमने कोई चीज़ जान ली, उसके बारे में हम फिर से सोच रहे हैं कि हमने जो जाना वो सही जाना या फिर नहीं जाना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आपने अभी याद किया जीन पियाजे की थियोरी को, उसके बाद आप सोचेंगे कि मैंने जो जीन पियाजे की थियोरी अभी पढ़ी थी वो सही थी या फिर नहीं थी, उसके बारे में फिर से आप सोच रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, अभिसंज्ञान। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ होती है हमारी अधिगम में। और महारत उन्मुखी लक्ष्य मतलब होता है कि आपका एक एम है कि मुझे किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है, यानी कि मुझे किसी सब्जेक्ट को गूढ़ता से पढ़ना है, एकदम गहनता से डीपली उस चीज़ को समझना है। इसको हम कहते हैं महारत उन्मुखी लक्ष्य को हासिल करना। ठीक है, तो ये भी हमारा अधिगम में एक पॉजिटिव चीज़ होती है। लेकिन ये जो कुपोषण है ये यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद भी आई होगी और आपने बहुत अच्छा स्कोर भी किया होगा। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट्स मुझे भी मोटिवेट करते हैं कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाए सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, साथ में मैंने आपको हिंदी के गद्यांश पद्यांश भी करवाए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है सब्जेक्ट्स की। आप चाहें तो चैनल पर जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।